यस। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं हूं पूजा और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। गाइज हम लोगों ने 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया था, लेकिन 10 डेज में हम लोगों ने सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से आज हमें डे 16 तक आना पड़ा। आज हमारा डे 16 और मैंने सोचा कि लास्ट आपकी क्लास डे 17 तक रहेगी, उसके बाद हमारी एडवांस इंग्लिश क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ओके तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? से यस। अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो यस लिख दीजिए, या फिर आप फायर इमोजी सेंड कर दीजिए, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ मैं लाइव दिख रही हूँ आपको, मेरी आवाज सही आ रही है। फायर इमोजी सेंड कर दीजिए। गुड इवनिंग गाइज। और बताइए कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज देखिए, यूट्यूब तरफ से नोटिफिकेशन बहुत ही लेट मिलता है, इसलिए आप लोग जो जुड़ गए हैं आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स जो रिलेटिव है जिसे आप जानते हैं उन्हें शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी बार नोटिफिकेशन नहीं जाता, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि वीडियो आई नहीं है और वे वेट करते रह जाते हैं और उन लोगों को पता नहीं चल पाता है और लाइव वो ज्वाइन नहीं हो पाते। तो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। एम आई ऑडिबल? से यस गाइस। सॉरी, थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो गई है, वेदर चेंज हो रहा है ना, जिसकी वजह से गले में प्रॉब्लम हो गई है। सो आई एम सॉरी अगर कोई डिस्टर्ब होती है आप लोगों को, बट मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसा हमारा रोज का क्लास होता है, आज भी मैं आप लोग का वैसे ही क्लास ले रही हूँ। कोई क्लास हमारी ऑफ फ्री रहती है, पर डे मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। सो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड इवनिंग। फटाफट लाइक कर दीजिए। सो टुडे आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ही इज वन ऑफ दोज। ही इज वन ऑफ दोज का मतलब होता है वह उनमें से है। जैसे बहुत सारे आप सेंटेंसेस बोलते हो, वही सारे स्ट्रक्चर करवाऊंगी जो आपके काम आएंगे। ये क्लासेस है और एक लास्ट हमारी डे 17 की क्लास रहेगी। डे 17 में मैं ये कोशिश करूंगी कि उनमें सारे स्ट्रक्चर करवा दूं, भले क्लास लंबी हो जाए, लेकिन डे 17 तक सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दूंगी। ओके तो बहुत बार आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, मैं उनमें से हूं जो आपकी इंग्लिश सुधार सकती हूँ। वह उनमें से है जो सबकी भला करता है। राम उनमें से है जो सबकी मदद करता है। तो उनमें से है ना, तो हम बोलेंगे ही इज वन ऑफ दोज। ही के जगह आपका सी आ सकता है, आई आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग इज आपका चेंज हो जाएगा। ओके तो ही इज वन ऑफ दोज का मतलब वह उनमें से है। ओके चलिए सेंटेंसेस बनाएंगे, आप लोगों को सेंटेंसेस के थ्रू समझ में आ जाएगा। और एक चीज, सब कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस आपका चेंज क्या होगा, ये सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट चेंज होगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, और कुछ चेंज नहीं होगा। ओके आपको ग्रामर आते हैं, आप आराम से बना लोगे। तो वह उनमें से है जो सबका भला सोचते हैं। तो कैसे बोलेंगे? वह उनमें से है, हमारा पहला स्ट्रक्चर वह उनमें से है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? He is one of those। क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे he is one of those। one of those, वह उनमें से है, he is one of those जो सबका भला सोचते हैं। इसके लिए हमारा सिंपल सेंटेंस जो आप बनाते हो, जो किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो जो के लिए हु आता है। देखिए जो एक ऐसा वर्ड है ना, जो आप व्हाट का भी यूज करते हो, जो के सेंस में आप वर्ड का यूज करते हो ना, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वर्ड का यूज होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो व्हाट आप वहां पर यूज करोगे जब आप किसी इशू, किसी मैटर की बात करोगे, किसी थिंग्स की बात करोगे, मतलब बात होती है ना कोई, उसकी बात करोगे तो व्हाट का यूज करना। बट अगर आप पर्सन की बात करते हो तो वहां पर आप हु का यूज करना। हु सबका भला सोचता है, सबका भला सोचता है, यानी कि हु विश द वेल बीइंग ऑल ऑफ ऑल। देखिए कई बार ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने को मिलेंगे जो वर्ड टू वर्ड या फिर कोई ग्रामर रूल के हिसाब से नहीं बनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ये वाला सेंटेंसेस आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई भी सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई ग्रामर रूल अप्लाई नहीं कर पाते हम, या तो वो फ्रेज होते हैं कोई, या कोई ऐसे सेंटेंसेस आपको दिख जाते हैं जिसका मतलब ही समझ नहीं आता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत है, नहीं, कुछ की बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है।
जैसे कि वह उनमें से है जो सबका भला सोचते हैं। ही इज वन ऑफ दोज हु विश द वेल बीइंग ऑफ ऑल। सोचते हैं, ताहे ती है देखकर आप सोचोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे से फॉलो कर देते हैं, बट नहीं, इसे इस तरह से बोलेंगे, चाहे आप इसे याद कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं उनमें से हूँ जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ओके, तो मैं उनमें से हूँ, अभी था वह उनमें से है, लेकिन यहाँ पर मैं है, मैं यानी कि आई के अकॉर्डिंग एम का यूज करेंगे। आई एम वन ऑफ दोज, आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से हूँ, आई एम वन ऑफ दोज। जो के लिए हम क्या यूज करेंगे, पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो हु का यूज करेंगे। हु आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं ना। मैं उनमें से हूँ जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। ये हमारे ग्रामर रूल के हिसाब से बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, वह उनमें से है जो कभी किसी के सगे नहीं होते। ये ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे बनाने को। देखिए, हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये सेंटेंसेस तो मैं आपको बता रही हूँ, जो स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ वो आप सुबह से शाम तक यूज करते ही हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इतने भी सारे सेंटेंसेस नहीं बोलते हम सुबह से शाम तक, लेकिन कई बार ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रहा तो आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं आपको इतने सारे स्ट्रक्चर्स करवा रही हूँ, ताकि आप इन हर टाइम इंग्लिश बोल पाए। कैसा भी सेंटेंस आए तुरंत आप ट्रांसलेट कर लो। तो वह उनमें से है जो कभी किसी के सगे नहीं होते। बॉय का बात करो तो ही का यूज कर दो, गर्ल की बात करो तो सी का यूज कर दो। तो मान लो हम गर्ल की बात करें तो सी का यूज करें, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सी इज वन ऑफ दोज, सी इज वन ऑफ दोज। वह उनमें से है, सी इज वन ऑफ दोज जो हु कभी किसी के सगे नहीं होते, कभी नहीं यानी कि नेवर का यूज हुआ है, तो हम बोलेंगे सॉरी हु का यूज तो कर दिए हैं, हम बोलेंगे हु आर नेवर लॉयल टू एनीवन, वह उनमें से है जो कभी किसी के सगे नहीं होते। सी इज वन ऑफ दोज हु आर नेवर लॉयल टू एनीवन। लॉयल यानी कि किसी का भला के बारे में सोच ही नहीं सकते, किसी के प्रति वफादार ही नहीं होते। ओके, सगे नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा, वे उनमें से है जो रूढ़िवादी परंपरा में मानते हैं। मतलब बहुत कोई ऐसा होता है जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन को मानता है, रूढ़िवादी परंपराओं को मानता है, तो वे उनमें से है। मान लो प्लूरल की बात कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो, तो आप दे का यूज करोगे, है ना। तो आप बोलोगे दे आर वन ऑफ दोज, दे आर वन ऑफ दोज। वे उनमें से है जो, यानी कि हु, बिलीव मानते हैं यानी कि अपनाते हैं, विश्वास करते हैं, है ना, यानी कि बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स, यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस। ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस का मतलब रूढ़िवादी परंपरा। ओके, तो वे उनमें से है जो रूढ़िवादी परंपरा में मानते हैं। दे आर वन ऑफ दोज हु बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन। तो आप याद रख लीजिए रूढ़िवादी परंपरा, एक कॉपी निकाल लीजिए। सारे सेंटेंसेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारी सेंटेंसेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आपके बगल में कुछ भी है, पेन है तो हाथ में लिख लो अभी फिलहाल के लिए कि रूढ़िवादी परंपरा मीन्स ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस। ऐसे क्या होगा, कुछ ऐसा वर्ड आप लिख लोगे ना, एक कॉपी में नोट्स बना लोगे। अभी ये इसकी तो पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी, लेकिन पीडीएफ में फिर आप भूल जाओगे कहाँ पर था, मैम ने कौन सा वर्ड बोला था लिखने को, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, और जो आपको लगता है कि ये वर्ड की इंग्लिश हमें नहीं पता है तो उसे आप कॉपी में लिख लो। इससे क्या होगा, जो वर्ड आपको नहीं पता होगा उसकी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो रूढ़िवादी परंपरा यानी कि ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन। ओके, हम उनमें से है जो सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं, मतलब एक जैसा व्यवहार करते हैं। हम उनमें से हैं यानी कि वी आर वन ऑफ दोज। आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए, जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं बना दूंगी, कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपका।
आपको खुद बनाना होगा। काफ़ी सारे कुछ लोगों ने कमेंट करते हैं कि मैम आप इतने सारे एग्जाम्पल्स मत दिया करो, तो एग्जाम्पल्स काफ़ी है। तो गाइस एग्जाम्पल्स काफ़ी नहीं होते हैं। अगर आपके लिए 2 एग्जाम्पल ही काफ़ी है तो आप इंग्लिश बोलना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? जब आप इतने इंटेलिजेंट है, आपको 2 एग्जाम्पल से समझ में आ जा रहा है, तो आपको इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 सेंटेंसेस मुझे पता है कि आपको मैं एक सेंटेंस बता रही हूँ ना, आपको समझ में आ जा रहा, लेकिन समझने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस, जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। इस तरह से आप बार बार उसी स्ट्रक्चर को कम करते जाओगे, बार बार करोगे ना, तो आपके माइंड में वो स्ट्रक्चर फिट हो जाएंगे। जो चीज़ बार बार हम करते हैं ना, जो चीज़ बार बार देखते हैं, तो वो हमारी आंखों को हमारे माइंड में सेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो याद हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उनमें से हैं, वी आर वन ऑफ दोज हु एक सा व्यवहार करते हैं, यानी कि ट्रीट करते हैं, हु treat everyone with इक्वालिटी यानी कि एक सा व्यवहार करना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। वी आर वन ऑफ दोज हु ट्रीट एवरीवन विद इक्वालिटी यानी कि एक जैसा, ओके। और व्यवहार यानी कि ट्रीट करना, है ना। राम उनमें से है जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। राम उनमें से है जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। चलिए बनाते हैं। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे राम सिंगुलर है ना, एक व्यक्ति है, तो इज का यूज करेंगे। हम बोलेंगे राम इज वन ऑफ दोज। राम इज वन ऑफ दोज हु नेवर, कभी नहीं, किसी का कभी दिल नहीं दुखाते, यानी कि हु नेवर हर्ट्स एनीवन, किसी का भी एनीवन। तो राम उनमें से जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, यानी कि किसी को हर्ट नहीं करते। राम इज वन ऑफ दोज हु नेवर हर्ट्स एनीवन। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है वह उनमें से है जो सबसे गलत व्यवहार करता है। यहाँ पर होगा सबसे, ठीक है। तो वह उनमें से है जो सबसे गलत व्यवहार करता है। तो क्या बोलेंगे? वह, मान लो किसी बॉय की बात करें तो हम बोलेंगे ही इज वन ऑफ दोज। ही इज वन ऑफ दोज हु ट्रीट्स everyone wrong. वह उनमें से है जो सबके साथ गलत व्यवहार करता है। He is one of those who treats everyone wrong. वह उनमें से है जो सबका नुकसान करवाता है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे He is one of those. He is one of those who causes, he थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, उसके अकॉर्डिंग causes, who causes harm to everyone, सबका everyone। तो वह उनमें से है जो सबका नुकसान करवाते हैं। He is one of those who causes harm to everyone. Okay? तो जब भी आपके सेंटेंस में आए वह उनमें से है, मैं उनमें से हूँ, तुम उनमें से हो, जो भी है, तो हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे। मान लो वह उनमें से है, तो हम क्या बोलेंगे? He is one of those। उसके बाद जो के लिए आपको who का यूज करना है, देन आपका सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। ओके ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा यही था। आई होप आपको समझ में आ गए, सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए। देखिए, अगर आपको समझ नहीं आते ना तो आप मुझे कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये फ्राइडे को हमारी क्लासेस लास्ट कब होगी? वेडनेसडे को, क्योंकि आज हमारा डे 16 है, वेडनेसडे को डे 17 होगी और क्लासेस एंड हो जाएगी वहाँ। ओके, तो फ्राइडे को हम करने वाले हैं इन जितने भी डे 1 से डे 17 तक, ठीक है। डे 1 से डे 17 तक जितने भी स्ट्रक्चर्स हम कंप्लीट करेंगे ना, उन सारी की प्रैक्टिस मैं फ्राइडे को करवाने वाली हूँ। तो वहाँ पे सिर्फ आपका टेस्ट होगा। मान लीजिए आपने साल भर पढ़ाई किया, अब आपका फाइनल एग्जाम होता है ना, मान लीजिए वही एग्जाम है। आपने जो ये 17 डेज में जो भी सीखा है, सबका टेस्ट लेंगे हम फ्राइडे को,
और उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितने स्ट्रक्चर्स आते हैं और कितने स्ट्रक्चर्स अभी याद करने आपको बाकी है। तो फटाफट आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्राइडे को होने वाली है आपकी धमाकेदार वाली प्रैक्टिस। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हो गाइस। इससे आपकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस, उसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी और वहां से आप हमें ज्वाइन कर लोगे। पर डे की पीडीएफ में अपलोड कर चुकी हूँ, ये डे 16 की भी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर स्ट्रक्चर है इज इट ओके इफ। इज इट ओके इफ, अगर डैश तो चलेगा डैश, जैसे कि अगर मैं कल काम करूं तो चलेगा, अगर मैं कल आऊं तो चलेगा, ऐसे बोलते हैं ना। अगर मैं बाद में तुम्हारी हेल्प करूं तो चलेगा। तो कोई काम आप बोलते हो ना कि मैं ये कल करूं, मैं बाद में करूं तो चलेगा, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आप बोलोगे इज इट ओके इफ। इज इट ओके इफ। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं कल आऊं तो चलेगा। ऐसे आप बहुत बार आपको बोलने पड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा बार आपको बोलने पड़ सकते हैं। मम्मी मैं थोड़ी देर बाद ये काम कर लूं तो चलेगा, आप ऐसे पूछ ले रहे हो। ओके, तो अगर मैं कल आऊं तो चलेगा, इसके लिए हम बोलेंगे इट विल बी ओके। इट विल बी ओके, एक मिनट, इट विल बी ओके इफ आई कम टुमारो। आई कम टुमारो। अब आप बोलोगे मैम आपने तो आप स्ट्रक्चर में लिखे हो इज इट ओके इफ, लेकिन आप करवा रहे हो इट विल बी ओके इफ आई कम टुमारो। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, नहीं। देखिए एक्चुअली अगर आप ग्रामर के हिसाब से अगर आप बोलने जाओ तो आपको ये स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे ग्रामर के हिसाब से। इट विल बी ओके इफ आई कम टुमारो। लेकिन आप अगर स्पोकन के लिए सिर्फ यूज करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के लिए, ग्रामर बाद दो, स्पोकन के लिए आप सिर्फ यूज करना चाहते हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो इज इट ओके इफ आई कम टुमारो। मैं कल आऊं तो चलेगा, आपका सेंटेंस क्या है, फ्यूचर में है, इसीलिए मैंने ग्रामर के हिसाब से विल बी का यूज किया है। बट स्पोकन के लिए आप बोलोगे इज इट ओके इफ आई कम टुमारो, अगर मैं कल आऊं तो चलेगा। ओके, ऐसे तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। अगर आप ग्रामर और रिटन दोनों में एक ही साथ करना चाहते हो कि नहीं हम सिर्फ स्पोकन के लिए नहीं, ग्रामर और रिटन बोलने के स्पीकिंग और रिटन दोनों के लिए हमें चाहिए, तो आप ग्रामर के रूल के हिसाब से कर लो, आपको एक ही याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पीकिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो आप ये भी यूज कर लोगे तो भी करेक्ट है। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मैं एक दिन छुट्टी ले लूं तो चलेगा। अगर मैं एक दिन छुट्टी ले लूं तो चलेगा। तो हम ग्रामर और स्पोकन दोनों के लिए मैं करवा रही हूँ तो दोनों मैं मेंशन करूंगी, तो मैं इस तरह से आपको बताती हूँ। अगर आप स्पीकिंग के लिए यूज कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है इज इट ओके इफ, उसके बाद जो आपका बाद में सेंटेंस आएगा उसे आप मेंशन कर दोगे, बस काम खत्म, इतना ही आपको करना है। ओके, तो अगर मैं एक दिन छुट्टी ले लूं तो चलेगा, तो आप क्या बोलोगे, आप अगर ग्रामर और रिटन दोनों के लिए, आप ग्रामर के लिए कर रहे हो ना, तो आप ऐसे बोलना इट विल बी ओके। इट विल बी ओके इफ एक दिन छुट्टी ले लूं, यानी कि if I take a day off, take a day off, off. अगर मैं एक दिन छुट्टी ले लूँ तो चलेगा, it will be okay if I take a day off. या फिर आप बोल सकते हो is it okay if I take a day off. अगर मैं एक दिन छुट्टी ले लूँ तो चलेगा, ओके, डे ऑफ यानी कि एक दिन छुट्टी लेना। ओके, अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। मान लो आप किसी से बात करो, उसी बीच आपकी मम्मी ने आपको बुला लिया, तो आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूँ तो चलेगा। ओके, तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। ये तो इजी तरीका है, इज इट ओके इफ
ये तो आप इजी तरीके से बना लोगे, मुझे पूरा गारंटी है कि आपको वो समझ में आ गया। तो मैं ग्रामर के हिसाब से आपको बताती हूँ, ओके, ताकि दोनों आप मैनेज कर लो। हम बोलेंगे इट। और देखिए और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं थोड़ी देर में कॉल करूं तो चलेगा, अगर हम ये सेंटेंसेस को प्रेजेंट के लिए यूज करें। क्या? प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट क्या है? देखिए अभी तक आपने जो भी सेंटेंसेस फ्रेम किए, 1 मिनट, प्रेजेंट, अभी जो हम 2 सेंटेंसेस फ्रेम किए, ये 2 सेंटेंसेस हम फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हैं, तभी तो विल बी का यूज कर रहे हैं, राइट? लेकिन मान लो ये सेंटेंसेस मैं प्रेजेंट में यूज कर रही हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ, ये सेंटेंसेस मैं लिखी हूँ, इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है। बोलने पे डिपेंड करता है कि आप जिस वक्त बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाओ, है ना? इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। मान लो ये सेंटेंस आप प्रेजेंट के लिए यूज कर रहे हो, प्रेजेंट के लिए, तो आप इसमें वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि प्रेजेंट मतलब फ्यूचर इन पास्ट की बात करो, प्रेजेंट की बात करो, तो हमेशा हम यूज करते हैं वुड का, ओके, वुड का यूज करते हैं। सब यही बोलता है कि वर्ड का पास्ट फॉर्म वुड होता है ना, तो आप पास्ट और प्रेजेंट के लिए वुड का यूज करोगे और फ्यूचर के लिए आप विल का यूज करोगे, ओके? तो हम ये सेंटेंसेस को इस तरह बोल सकते हैं, इट वुड बी, विल की जगह वुड यूज कर देंगे, बात खत्म, ओके? वुड बी ओके if, it would be okay if I called you a little later, a little later। अगर मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा? It would be okay if I called you later, okay? इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा? तो आप ऐसे सेंटेंसेस कैसे बोलोगे? फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। आप कैसे बोलोगे? अब बोलोगे इट विल बी। मेरे साथ बनाते हुए चलिए, इट विल बी ओके इफ आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क टुमारो, आई डू दिस वर्क टुमारो। अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा? तो आप क्या बोलोगे? 1 मिनट, तो आप क्या बोलोगे? इट विल बी ओके इफ आई डू दिस वर्क टुमारो, ओके? अगर मैं अपनी कार यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा? मान लो आप स्पीकिंग के लिए यूज कर रहे हो, ग्रामर के लिए नहीं, स्पीकिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो इज इट ओके भी यूज कर सकते हैं ना? आप ये सेंटेंसेस को इस तरह बोल सकते हो, इज इट ओके, इज इट ओके इफ मैं अपनी कार यहाँ खड़ी कर दूँ? तो इसके लिए हम बोलेंगे आई park my car here, I park my car here। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? इज इट ओके इफ I park my car here, मतलब अगर मैं यहाँ पर अपनी कार खड़ी कर दूँ तो चलेगा, ओके? तो इज इट ओके का भी यूज आप कर सकते हो। सर मैं 1 सप्ताह ऑफिस ना आऊँ तो चलेगा? तो हम क्या बोलेंगे? चलिए हम स्पीकिंग के लिए यूज करते हैं। हम बोलेंगे ग्रामर के हिसाब से ये इज इट ओके जो आपने यूज किया ना, हो सकता है ग्रामर के हिसाब से आपके गलत हो जाएंगे, ग्रामर के हिसाब से ये गलत हो जाएंगे, लेकिन स्पीकिंग के लिए एकदम करेक्ट है, गलत है ही नहीं। मैं ये लिख कर देती हूँ, इज इट ओके इफ, आपका गलत नहीं है, ओके? तो इसे गलत मत समझिएगा। हाँ भले आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर का है, फ्यूचर का है तो इज एम आर का यूज क्यों करेंगे? गाइस स्पीकिंग के लिए सब चलेगा, ठीक है? जैसे कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं ना, मुझे लग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? आई थिंक। लेकिन ग्रामर तो ऐसा नहीं बोलता है। ग्रामर के हिसाब से हमें बोलना चाहिए आई एम थिंकिंग, है ना? मुझे लग रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आई एम थिंकिंग रहेगा, मैं सोच रहा हूँ या मुझे लग रहा है, आई एम थिंकिंग। लेकिन हम क्या बोलते हैं? आई थिंक, तो वो भी तो इनकरेक्ट है ना, लेकिन स्पीकिंग के लिए तो वही यूज किया जाता है। वैसे ही बहुत सारे स्पीकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ग्रामर के हिसाब से भले आपको वो गलत लगे लेकिन वो स्पीकिंग के लिए बिल्कुल करेक्ट होते हैं, ओके? तो हम बोलेंगे इज इट ओके, इज इट ओके इफ आई डोंट come to office for a week,
सर अगर मैं एक सप्ताह ऑफिस ना आऊँ तो चलेगा? इज इट ओके इफ आई डोंट कम टू ऑफिस फॉर अ वीक? ओके, अगर मैं कल पढ़ूँ तो चलेगा? आप अपनी मम्मी से बोल रहे हैं मम्मी अगर मैं कल पढ़ूँ तो चलेगा। अगर आप फ्यूचर के लिए यूज करोगे तो आप बोलोगे इट विल बी ओके इफ आई रीड टुमारो। अगर मैं कल पढ़ूँ तो चलेगा? इट विल बी ओके इफ आई रीड टुमारो। अगर मैं कल वहाँ जाऊँ तो चलेगा? स्पीकिंग के लिए कैसे यूज करेंगे? हम बोलेंगे इज इट ओके इफ आई गो देयर टुमारो? आई विल गो देयर टुमारो। अगर मैं कल वहाँ जाऊँ तो चलेगा? इज इट ओके इफ आई गो देयर टुमारो? ओके, तो इस तरह से आप यूज करोगे। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा, मैं वहाँ कल जाऊँ तो चलेगा, तो इसके लिए दो ऑप्शन है। अगर आप ग्रामर के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो इट विल बी ओके इफ का यूज करना, देन आपके सेंटेंसेस आएंगे। अगर आप स्पीकिंग के लिए सिर्फ यूज करना चाहते हो तो इज इट ओके इफ का भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल करेक्ट है स्पीकिंग के लिए। ग्रामर के हिसाब से इनकरेक्ट हो जाएंगे लेकिन स्पीकिंग के लिए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है? नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर स्ट्रक्चर है दैट इज टू से। दैट इज टू से यानी कि देखिए अभी मैंने यानी कि बोला, यानी कि दैट इज टू से, या फिर दैट मीन्स, है ना, दैट मीन्स भी बोलते हैं ना, दैट मीन्स। तो दैट मीन्स का यूज तो काफी नॉर्मल हो गया, हर कोई यूज करता है। आप कुछ एडवांस यूज कर सकते हो। दैट्स टू से, दैट इज का कॉन्ट्रैक्शन, या फिर विदाउट कॉन्ट्रैक्शन यूज करना चाहते हो, दैट इज टू से। यानी कि तुम उसके बेटे हो, यानी कि तुमने गलती की है, यानी कि आपने वीडियो को क्लिक नहीं किया है, यानी कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। तो यानी के लिए दो ऑप्शन है, दैट मीन्स या फिर दिस इज, दैट इज टू से। ओके, नेक्स्ट देखिए सेंटेंसेस देखिए। यानी कि तुम उनके बेटे हो, यानी कि तुम उनके बेटे। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि तुम कौन हो, तो आप बोल रहे हो कि वो है ना उनके मैं बेटा हूँ, तो आप बोल रहे हो ओ यानी कि तुम उनके बेटे हो, राइट। तो यानी कि इसके लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दैट इज टू से, दैट इज टू से तुम उनके बेटे हो, यानी कि यू आर हिज सन, यू आर हिज सन। यानी कि तुम उसके बेटे हो, दैट इज टू से यू आर हिज सन। यानी कि तुम परीक्षा में असफल हो गए, तो यानी के लिए तो हम दैट मीन्स का भी यूज कर सकते हैं, है ना। हम बोल सकते हैं दैट मीन्स यू फेल्ड द एग्जाम, यू फेल्ड द एग्जाम। यानी कि तुम परीक्षा में असफल हो गए, दैट मीन्स यू फेल्ड द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट। यानी कि तुम वहां जा रहे हो, यानी कि तुम वहां जा रहे हो। दो ऑप्शन है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। दैट इज टू से, दैट मीन्स। ओके, लेकिन आपका अगर आप काफी दिन से दैट मीन्स का यूज करते हो तो कुछ एडवांस यूज करो, दैट इज टू से यूज करो। ओके, हम क्या बोलेंगे? यानी कि तुम वहां जा रहे हो। यानी कि तुम वहां जा रहे हो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे दैट इज टू से, दैट इज टू से। यानी कि दैट इज टू से तुम वहां जा रहे हो, हम बोलेंगे यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर। दैट इज टू से यू आर गोइंग देयर मतलब यानी कि तुम वहां जा रहे हो। यानी कि तुम उससे तलाक लोगे, यानी कि तुम उससे तलाक लोगे। यानी कि दैट मीन्स का भी यूज कर सकते हैं,
दैट मीन्स तुम उससे तलाक लोगे, यू विल डिवोर्स हर, यू विल डिवोर्स हर, है ना। तो दैट मीन्स यू विल डिवोर्स हर। नेक्स्ट है यानी कि तुम यहाँ नहीं रुकोगे, यानी कि तुम यहाँ नहीं रुकोगे तो हम बोलेंगे दैट इज टू से, दैट इज टू से तुम यहाँ नहीं रुकोगे। यू वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट, यू वॉन्ट स्टे हियर, यू वॉन्ट स्टे हियर, है ना। यानी कि तुम यहाँ नहीं रुकोगे तो हम बोलेंगे दैट इज टू से यू वॉन्ट स्टे हियर, यानी कि तुम यहाँ नहीं रुकोगे। यानी कि वो तुम्हें, यानी कि तुम वही हो, हाँ, यानी कि वो तुम हो जिसने उसे धोखा दिया, यानी कि तुम वही हो जिसने उसे धोखा दिया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दैट मीन्स यू आर, तुम वो तुम ही हो, इसके लिए बोलेंगे यू आर द वन, जो जिसने उसे धोखा दिया तो हम बोलेंगे हु चीटेड ऑन हिम, cheated on him. That means you are the one who cheated on him. यानी कि तुम सच बोल रहे हो तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे that means you are telling the truth, you are telling the truth, यानी कि तुम सच बोल रहे हो, दैट मीन्स यू आर टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि तुम उसे जानते हो, यानी कि तुम उसे जानते हो तो हम बोलेंगे दैट इज टू से यू नो हिम, यू नो, यानी कि तुम उसे जानते हो, दैट इज टू से यू नो हिम। तो जब भी आपको सेंटेंसेस में बोलना हो यानी कि, तो यानी कि के लिए आपको लगाने हैं दैट्स मीन्स या फिर दैट इज टू से। ओके, दोनों ही आपके अच्छे वर्ड है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है 4th नंबर, लेफ्ट ऑब्जेक्ट ओपन, ओपन की जगह ऑन भी आ सकता है, ठीक है। तो ओपन आपका चेंज हो सकता है, छोड़ दिया, जैसे आप बोलते हैं ना तुमने टीवी छोड़ दिया है, तुमने टीवी खुला छोड़ दिया है, मतलब ऑन छोड़ दिया है, तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया है, तुमने दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं, तुमने खिड़कियां खुली छोड़ दी है, उसने चार्जर ऑन छोड़ दिया है, तुमने अलमारी खुली छोड़ दी है। तो कोई खुला छोड़ दिया है, ऑन छोड़ दिया है, उसके लिए बोलेंगे लेफ्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीज आप खुले छोड़ दिए हैं वो ओपन। ओपन आपका अगर खुला छोड़ने की बात हो रही है ओपन, और ऑन यूज कर रहा है जैसे कि लाइट ऑन, टीवी ऑन, तो उसके लिए ऑन यूज करेंगे। ओके, जैसे कि सेंटेंसेस देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, ये आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, घर में आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बोलना हो तुमने दरवाजे खुला छोड़ दिया, तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया, पास्ट में छोड़ दिया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू left the door, you left the door open, you left the door open, तुमने खिड़की मतलब तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया, you left the door open, तुमने खिड़की खुली छोड़ दी है, तुमने खिड़की खुली छोड़ दी है, तो हम बोलेंगे you have left the window, you have left the window ओपन, यू हैव लेफ्ट द विंडो ओपन। एक बात आपको बताऊं, अगर देखिए बहुत चीज ऐसा होता है जो ग्रामर के हिसाब से सही होता है, लेकिन स्पीकिंग में आप उसे अलग तरीका से भी यूज करो तो चलेगा। जैसे कि ये हम पास्ट की बात किए और ये हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात किए, राइट। दोनों सेंटेंसेस अलग था ना, लेकिन कई बार ऐसे होता है ना, हम प्रेजेंट परफेक्ट के ही सेंटेंस बोलते हैं लेकिन उसे ट्रांसलेट पास्ट में करते हैं। जैसे तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, आप है लगा रहे हो लेकिन उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट पास्ट में करते हो, यू लेफ्ट द डोर ओपन बोलते हो।
यू लेफ्ट द डोर ओपन, तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर पूरा एकदम रट कर वही डिट्टो आपको उतार देनी है, नहीं। स्पीकिंग के लिए आप ऐसे बोल सकते हो। मान लो आप बोल रहे तुमने फ्रिज ऑन छोड़ दिया है, तुमने फ्रिज ऑन छोड़ दिया है, तो आप बोल सकते हो यू लेफ्ट द फ्रिज ऑन। तुमने फ्रिज ऑन छोड़ दिया है मैंने बोला है ना, तो ये तो परफेक्ट का है, लेकिन हम इसे पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं यू लेफ्ट द फ्रिज ऑन। ओके, हम इसे पास्ट में बना सकते हैं। अगर आप स्पीकिंग की बात कर रहे हो, एकदम करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे, लेकिन ग्रामर है तो ग्रामर को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे तुमने फैन ऑन छोड़ दिया है, तुमने फैन ऑन छोड़ दिया है, तो आप ये सेंटेंसेस सिंपली, अगर आप स्पीकिंग के लिए बोल रहे हो ना, तो सिंपली ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली बोल सकते हो यू लेफ्ट द फैन, यू लेफ्ट द फैन ऑन। आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन लग रहा है कि नहीं मैं गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, फील नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो बोलने में, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो यू हैव लेफ्ट द फैन ऑन, द फैन ऑन। अब ग्रामर के हिसाब से भी इसे ट्रांसलेट कर सकते हो, जिसमें हम कंफर्टेबल हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे बोलो, यू लेफ्ट द फैन ऑन या यू हैव लेफ्ट द फैन ऑन। जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी वाले सेंटेंस, अब आपके सामने कोई हिंदी वाले सेंटेंस बोलेगा, आपको कोई इंग्लिश में बात करेगा, तो पहले आप उसका हिंदी ट्रांसलेट करोगे, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे, ऐसे करोगे क्या? नहीं, आपको तुरंत जवाब देना होगा। उस समय आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ग्रामर तो आपके माइंड में फिट रहेगा, लेकिन उस समय आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करोगे, आपके माइंड में जो आएगा उस समय आप वो बोलोगे। जैसे आपको कोई बोला कि तुमने चार्जर, तो आपको बोलना हो तुमने चार्ज ऑन छोड़ दी है, तुमने चार्जर ऑन छोड़ दी है, तो उस समय आप ये नहीं देखोगे लास्ट में दी है आया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव लगा दो, नहीं, उतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बोल सकते हो यू लेफ्ट द चार्जर ऑन, यू लेफ्ट द चार्जर ऑन। जरूरी नहीं कि आप ग्रामर के हिसाब से बढ़ते जाओ, यू हैव लेफ्ट द चार्जर ऑन ऐसे बोलो, जरूरी नहीं है। बोलते हो तो गलत नहीं है, अगर आप यू लेफ्ट द चार्जर ऑन बोलते हो, पास्ट में कन्वर्ट करते हो, तो भी करेक्ट है, करेक्ट है। ओके, तुमने लाइट ऑन छोड़ दिया, क्या बोलेंगे? चलिए मेरे साथ बनाते हुए चलिए, हम बोलेंगे तुमने लाइट ऑन छोड़ दिया, हम बोलेंगे यू लेफ्ट द लाइट, यू लेफ्ट द लाइट ऑन, यू लेफ्ट द लाइट ऑन। तुमने टीवी ऑन छोड़ दिया है, हम बोल सकते हैं यू लेफ्ट द टीवी, यू लेफ्ट द टीवी ऑन, यू लेफ्ट द टीवी ऑन, तुमने टीवी ऑन छोड़ दिया है। ओके, हैव लगा देते तो गलत नहीं हो जाता, हैव भी सही है। तुमने डिब्बे खुले छोड़ दिए, तुमने डब्बे खुले छोड़ दिए, तो हम बोलेंगे यू लेफ्ट द boxes, you left the boxes open, you left the boxes open। तुमने डिब्बे खुले छोड़ दिए। तुमने चार्जर ऑन छोड़ दिया, तुमने चार्जर ऑन छोड़ दिया। अक्सर हम दिया है जरूर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे नहीं बोलते तुमने चार्जर ऑन छोड़ दिया, हम ऐसे बोलते तुमने चार्जर ऑन छोड़ दिया है। वो सेंटेंसेस भले पास्ट के होते हैं, फिर भी हम उसे है लगाते ही हैं। कई बार आप ऐसे नोटिस किए होंगे कि सेंटेंस पास्ट का बीत चुका होता है, फिर भी हम उसमें प्रेजेंट को घुसाते ही है लगा देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसलेट भी आप प्रेजेंट में ही करो। आप इंग्लिश बोल रहे हो ना, इंग्लिश में बोलो जैसे बोलना है। ओके, तो तुमने चार्जर ऑन छोड़ दिया, तो आप बोलोगे यू लेफ्ट द चार्जर ऑन, यू लेफ्ट द चार्जर ऑन, तुमने चार्जर ऑन छोड़ दिया। तुमने अलमारी खुला छोड़ दिया है। ये सेंटेंसेस आपको खुद से ट्रांसलेट करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर स्ट्रक्चर है कुछ भी हो। कुछ भी हो, मुसीबत में तो तुम फंसी गए हो, कुछ भी हो, एग्जाम टफ तो था, कुछ भी हो, तुमने झूठ तो बोला था, कुछ भी हो, उसने मेरी मदद की थी। तो कुछ भी हो, इसके लिए आप बोलोगे आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल कितना ज्यादा यूज करते हो ना, आफ्टर ऑल, कुछ भी हो। चलिए सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं।
कुछ भी हो मुसीबत में तो तुम फंस गए हो, ठीक है। तो आप कैसे इसे सेंटेंस में ट्रांसलेट करोगे, आप बोलना आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल मतलब कुछ भी हो मुसीबत में तो तुम फंस गए हो। तो देखिए इसके लिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनेगा। हम बोलेंगे यू आर इन अ सूप नाउ। जो इन अ सूप आप यूज किए हो ना, यानी कि मुसीबत में पड़ जाना, मुसीबत में फंस जाना, इन अ सूप। ओके, तो आफ्टर ऑल यू आर इन अ सूप नाउ मतलब कुछ भी हो मुसीबत में तो तुम फंस ही गए हो। तो ये सेंटेंसेस यूज करना कितना इंटरेस्टिंग है। इन अ सूप, मान लो सूप पीने की बात कर रहे हैं ना, लेकिन ये सेंटेंसेस हो गया मुसीबत में पड़ जाना, फंस जाना, इन अ सूप। ओके, कुछ भी हो एग्जाम टफ तो था, कुछ भी हो एग्जाम टफ था यानी कि मुश्किल था। तो आप ऐसे सेंटेंसेस ये भी काफी इंटरेस्टिंग बनेंगे। देखिए कैसे बोल सकते हैं, फ्रेज का, आप छोटे छोटे फ्रेज का यूज करोगे ना तो काफी इंटरेस्टिंग आपके सेंटेंसेस बनेंगे। हम बोलेंगे आफ्टर ऑल द एग्जाम, आफ्टर ऑल द एग्जाम वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक, नट टू क्रैक, नट टू क्रैक यानी कि मुश्किल, टफ। ओके, कुछ भी हो एग्जाम टफ तो था मतलब मुश्किल तो था, बहुत मुश्किल तो था। तो आप बोलोगे आफ्टर ऑल द एग्जाम वाज अ हार्ड नट टू क्रैक। ओके, नेक्स्ट, कुछ भी हो तुम खतरों से खेल रहे हो, कुछ भी हो तुम खतरों से खेल रहे हो। चलिए बनाते हैं। हम बोलेंगे आफ्टर ऑल you are playing, after all you are playing, you are playing with fire। अब बोलोगे मैम आपने आग की बात नहीं की, तो गाइज हम ऐसे ही तो बोल रहे कुछ भी हो तुम आग के साथ खेल रहे हो यानी कि खतरों के साथ खेल रहे हो। तो आप बोलोगे आफ्टर ऑल यू आर प्लेइंग विथ फायर। ओके, कुछ भी हो वह मेरी दोस्त है, कुछ भी हो वह मेरी दोस्त है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेरे साथ आप बनाते हुए चलो, ठीक है। हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल सेज माई फ्रेंड, सेज माई फ्रेंड। कुछ भी हो वह मेरी दोस्त है, आफ्टर ऑल सेज माई फ्रेंड। कुछ भी हो तुमने झूठ बोला, कुछ भी हो तुमने झूठ बोला। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल यू लाइट, लाइट बोल सकते हो या फिर यू टोल्ड लाई भी यूज कर सकते हो। ओके, तो आफ्टर ऑल यू लाई, कुछ भी हो तुमने झूठ बोला। नेक्स्ट, कुछ भी हो तुमने बहुत मेहनत की, भले तुम फेल हो गए लेकिन कुछ भी कहो, कुछ भी हो तुमने बहुत मेहनत की। तो इसके लिए बोलेंगे आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल यू वर्कड, यू वर्कड वेरी हार्ड, यू वर्कड वेरी हार्ड। कुछ भी हो तुमने बहुत मेहनत की, आफ्टर ऑल यू वर्कड वेरी हार्ड। कुछ भी हो उसने मेरी मदद की, कुछ भी हो उसने मेरी मदद की। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल ही हेल्प्ड मी, आफ्टर ऑल ही हेल्प्ड मी। कुछ भी हो उसने मेरी मदद की, आफ्टर ऑल ही हेल्प्ड मी। कुछ भी हो तुमने उसे धोखा दिया, कुछ भी हो तुमने उसे धोखा दिया। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल यू पास्ट कैट चीटेड, यू चीटेड ऑन हर। कुछ भी हो तुमने उसे धोखा दिया, आफ्टर ऑल यू चीटेड ऑन हर। बॉय की बात करेंगे, यू चीटेड ऑन हिम। ओके, तो कुछ भी हो, कुल मिलाकर अगर आपको बोलने हैं कुछ भी हो, तुमने गलती की, कुछ भी हो तुमने उसे मारा क्यों, कुछ भी हो और तुम स्कूल गए क्यों नहीं, तो कुछ भी हो आफ्टर ऑल। गॉट इट। उसके बाद आपके जो सेंटेंसेस रहेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर स्ट्रक्चर है आई एम टायर्ड ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ यानी कि मैं थक गया हूँ, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ, मैं बोल बोल के थक गया हूँ,
मैं काम कर कर के थक गया हूँ, मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूँ, मतलब कोई काम कर कर के थक गया हूँ। तो मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, जो भी आपका होगा वो यूज करेंगे। ऑफ है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। गाइस जो जो अभी जुड़े हैं आप लोग लाइक कर दीजिए, ओके। हमारा ये जो हमारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का जो सीरीज खत्म होगा, उसके बाद एक नया कोर्स आप लोगों के लिए आने वाला है। क्या कोर्सेज है उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो बस यही याद रखिए, इस वीक तक हमारी ये चलेगी। आज हमारी डे 16 है, इसके बाद डे 17 वेडनेसडे को आएगी, और फ्राइडे को इसकी प्रैक्टिस आएगी, यानी कि आप लोगों का टेस्ट होगा। और उसके बाद मंडे से हमारी लाइव क्लासेस जो आएगी, वहाँ पर आप लोगों के लिए एक नया कोर्स आएगा। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कोर्स है, क्या नहीं है, उसकी सारी अपडेट मैं आपको दे दूंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इंग्लिश बोलने आए हो, इंग्लिश बोल कर ही जाओ इस चैनल से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, क्या मैं सिखाने वाली हूँ, आप लोगों के लिए क्या क्या करने वाली हूँ। बहुत कुछ मैंने सोच रखा है, सभी चीज़ मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगी। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड ही है जो हमें इंग्लिश बोलने में, हमें उनके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कर दीजिए, ओके। आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूँ, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ, समझा समझा कर, मेक अंडरस्टैंड होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ओके। मैं उसके बारे में सोच सोच के थक गया हूँ, है ना, मैं उसके बारे में सोच सोच के थक गया हूँ कि उसने मेरे साथ इतना गलत किया कैसे। तो मैं उसके बारे में सोच सोच के थक गया हूँ, हम क्या बोलेंगे, मेरे साथ बनाते हुए चलिए। सबसे पहले आपको यूज करने आई एम टायर्ड ऑफ, चलिए लिखिए। हम बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ, सोच सोच कर, यानी कि थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट हर, उसके बारे में, यानी कि अबाउट हर, अबाउट हिम, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आपको समझा समझा कर 2 बार दिया गया है, सोच सोच कर 2 बार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि थिंक थिंक 2 बार यूज कर दे, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड 2 बार यूज कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार यूज होगा, लेकिन वर्ब के फोर्थ फॉर्म में होगा, ओके। तो आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोच सोच के थक गया हूँ, ओके। मैं रोज चावल खा खा के थक गया हूँ, मैं रोज चावल खा खा कर थक गया हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ खाना, यानी कि ईटिंग, टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस, ईटिंग राइस एवरी डे, एवरी डे। मैं रोज रोज चावल खा खा के थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस एवरी डे, ओके। नेक्स्ट, मैं इंटरव्यू दे देकर थक गया हूँ, अभी तक मुझे जॉब नहीं मिला, मैं इंटरव्यू दे देकर थक गया हूँ, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना ये सारे सेंटेंसेस तो अभी मैं आपको दे रही हूँ ना, कि मैं चावल खा खा के थक गया हूँ। देखिएगा लाइफ में आपको ना ऐसे सेंटेंसेस यूज करने पड़ेंगे, 100% करने पड़ेंगे। मैं इंटरव्यू दे देकर थक गया हूँ, चाहे ये आपको कोई और बोले या आप बोलो, लेकिन ये सेंटेंसेस बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो मैं इंटरव्यू दे देकर थक गया हूँ, आप बोलना आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यूज, इंटरव्यूज। मैं इंटरव्यू दे देकर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यूज। नेक्स्ट है, मैं ये मूवी देख देख कर पक गया हूँ,
पक गया हूँ, थक गया हूँ, बात एक ही है, बोर हो गया हूँ, है ना। तो यहाँ पर पक थक एक ही है, ठीक है। तो मैं ये मूवी देख देख कर पक गया हूँ, पक चुका हूँ, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ watching, I am tired of watching this movie, I am tired of watching this movie. मैं ये मूवी देख देख कर थक गया हूँ, मैं ये मूवी देख देख कर पक गया हूँ, I am tired of watching this movie. मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ, मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूँ। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे I am tired of, I am tired of reading, I am tired of reading. मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूँ, I am tired of reading. मैं बोल बोल के थक गया हूँ, I am tired of speaking. मैं लिख लिख कर थक गया हूँ, I am tired of writing. मैं सोच सोच के थक गया हूँ, I am tired of thinking. ओके तो मैं तुमसे लड़ के थक गया हूँ, कैसे बोलेंगे, आप मेरे साथ बोलिए, ठीक है। लिख तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बोलने भी है। तो मैं तुमसे लड़ के थक गया हूँ, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग, फाइटिंग विद यू। मैं तुमसे लड़ के थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग विद यू। गॉट इट। मैं मोबाइल चला चला के थक गया हूँ, मैं मोबाइल चला चला के थक गया हूँ। आप बोलना आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ यूजिंग माई मोबाइल। मैं मोबाइल चला चला के थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ यूजिंग माई मोबाइल। ओके तो जब भी आपको बोलना हो मैं थक गया हूँ, मैं पक गया हूँ, तो आप यूज़ करना आई एम टायर्ड ऑफ, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद जो कर करके आप थक गए हो उसका जिक्र कर देना। ओके नेक्स्ट, फाइंड इट, ये हमारा 7th नंबर स्ट्रक्चर है, ठीक है। फाइंड इट डिफिकल्ट टू, फाइंड इट डिफिकल्ट टू, कोई काम करने में दिक्कत होना। मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत है, मुझे अंग्रेजी समझने में दिक्कत है, हमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में दिक्कत है, ठीक है। तो कोई काम करने में दिक्कत हो रहा है, यानी कि फाइंड इट डिफिकल्ट टू। जैसे उससे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, उसे यानी कि ही, है ना, उसे यानी कि ही, और ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड को चेंज करके फाइंड्स कर दोगे वर्ब के 5th फॉर्म में। गॉट इट। तो हम बोलेंगे ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू, he finds it difficult to speak English, speak English। तो हमारा सेंटेंस हो गया, उससे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, he finds it difficult to speak English, मतलब इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है ना, महसूस होती है। नेक्स्ट, उन्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में दिक्कत हुई, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर यानी कि फाइंड को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, फाउंड कर देंगे, है ना। हम बोलेंगे they found it difficult, they found it difficult to complete, find it difficult to complete the project। उन्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में दिक्कत हुई, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ओके, नेहा को खाना बनाने में दिक्कत होती थी, पास्ट की बात की है, नेहा को खाना बनाने में दिक्कत होती थी, फाउंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, है ना। तो हम बोलेंगे नेहा फाउंड इट डिफिकल्ट, नेहा फाउंड इट डिफिकल्ट to cook food, नेहा को खाना बनाने में दिक्कत होती थी, नेहा फाउंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है, तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है, तुम्हें यानी कि यू, है ना। हम बोलेंगे
यू फाइंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू हमारा प्लूरल होता है जिसकी वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यू फाइंड इट डिफिकल्ट, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव द कार, ड्राइव द कार। तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार। उसे फुटबॉल खेलने में दिक्कत होती है, उसे फुटबॉल खेलने में दिक्कत होती है, उससे यानी कि ही। हम बोलेंगे he finds it difficult, he finds it difficult to play football, play football। उसे फुटबॉल खेलने में दिक्कत होती है, he finds it difficult to play football। उसे रोड पार करने में दिक्कत होती है, उसे रोड पार करने में दिक्कत होती है, तो हम बोलेंगे he finds it difficult, he finds it difficult to cross the road, to cross the road। उसे रोड पार करने में दिक्कत होती है, he finds it difficult to cross the road, ओके। मुझे अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होती है, क्या बोलेंगे? मुझे अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होती है, उसे काम करने में दिक्कत होती है। ये दो सेंटेंसेस आप फ्रेम करो, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना, ओके। उसके बाद ही आगे आप कंटिन्यू करना, पहले आप इसका आंसर दे दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिकॉज ऑफ यानी कि के चक्कर में, बिकॉज का मतलब कारण होता है, रीजन के लिए, है ना, लेकिन यहाँ पर यूज करेंगे के चक्कर में, यहाँ भी रीजन है। तुम्हारे चक्कर में उसने मुझे पीट दिया, तुम्हारी बहन के चक्कर में मुझे चाटा मिल गया, है ना, प्यार के चक्कर में उसने जॉब खो दी। तो के चक्कर में, किसी चीज के चक्कर में, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ हर सिस्टर, बिकॉज ऑफ लव, जो भी है, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस बनाते। तुम्हारे चक्कर में मुझे पीट दिया गया, तुम्हारे चक्कर में मुझे पीट दिया गया, लेकिन मुझे कौन पीटा इसके बारे में मैंने बताया नहीं। आप अंडरस्टूड है कि मुझे कौन पीटा है, तो मैंने आपके सामने जिक्र नहीं किया कि मुझे कौन पीटा, सिर्फ मैंने इतना बोला कि तुम्हारे चक्कर में मुझे पीट दिया गया। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई वॉज बीटन, यानी कि मुझे पीट दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे पीट दिया गया, आई वॉज बीटन। तुम्हारे चक्कर में, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे चक्कर में मुझे पीट दिया गया, आई वॉज बिटन बिकॉज ऑफ यू, ओके। यह सब उसके चक्कर में हुआ है, यह सब उसके चक्कर में हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट हैज हैपेंड, it has happened, एक मिनट, it has happened because of her, यह सब उसके चक्कर में हुआ है, it has happened because of her, ठीक है। परीक्षा के चक्कर में मैं सो नहीं पाया, परीक्षा के चक्कर में मैं सो नहीं पाया, तो मैं सो नहीं पाया इसके लिए हम बोलेंगे आई कुडंट, कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट, आई कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं पाया, आई कुडंट स्लीप, परीक्षा के चक्कर में, यानी कि बिकॉज ऑफ एग्जाम, परीक्षा के चक्कर में मैं सो नहीं पाया, आई कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ एग्जाम। बारिश के चक्कर में हम लेट हो गए, बारिश के चक्कर में हम लेट हो गए, तो हम बोलेंगे हम लेट हो गए, वी गॉट लेट बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश के चक्कर में हम लेट हो गए, वी गॉट लेट बिकॉज ऑफ द रेन। वह प्यार के चक्कर में पागल हो गया,
वह प्यार के चक्कर में पागल हो गया, तो हम बोलेंगे he went crazy, went crazy, mad, okay, who went crazy because of her, because of love, because of love, प्यार के चक्कर में वो पागल हो गया, he went crazy because of love। तुम्हारे चक्कर में हम हार गए, क्या बोलेंगे? तुम्हारे चक्कर में हम हार गए। कोई हार जाता है ना मैच में, तो किसी एक की गलती की वजह से तो सब उस पर ब्लेम करने लगता है ना, तुम्हारी वजह से हम हार गए, तुम्हारे चक्कर में हम हार गए, तुम्हारी बातों में आ गए ना जिसकी वजह से हम हार गए, यानी कि तुम्हारे चक्कर में हम हार गए। हम हार गए, we lost because of you। तुम्हारे चक्कर में हम हार गए, we lost because of you। उसके चक्कर में तुमने मुझे थप्पड़ मारा, उसके चक्कर में तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा, you slapped me because of her। उसके चक्कर में तुमने मुझे मारा, तो हम बोलेंगे you slapped me because of her, ओके। राम के चक्कर में मैं फेल हो गया, राम के चक्कर में मैं फेल हो गया, तो मैं फेल हो गया, I failed because of राम, राम के चक्कर में मैं फेल हो गया, I failed because of राम। तो जब भी आपको के चक्कर में, उसके चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में, राम के चक्कर में, प्यार के चक्कर में यानी कि बिकॉज ऑफ, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर स्ट्रक्चर, इनग्रोज्ड इन। इनग्रोज्ड इन का मतलब होता है मग्न होना। इनग्रोज्ड इन का मतलब होता है मग्न होना, मतलब किसी चीज में लीन होना। वो फोन चलाने में मग्न है, यानी कि फोन में घुसा हुआ है, उसी में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो फोन चलाने में मग्न है। तुम उससे बात करने में मग्न थे, वह पढ़ाई करने में मग्न है। तो मग्न है यानी कि उसके अंदर लीन है ना, उसी में लगा पड़ा है, तो हम बोलेंगे इनग्रोज्ड इन। जैसे कि वह फोन चलाने में मग्न है, मेरी बातों पे उसने ध्यान नहीं दिया, वह फोन चलाने में मग्न है। तो हम इसे सेंटेंसेस को बोलेंगे he is engrossed in using phone। वह फोन चलाने में मग्न है, he is engrossed in using phone, ओके। बच्चे टीवी देखने में मग्न है, बच्चे टीवी देखने में मग्न है, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे चिल्ड्रन। are engrossed in watching TV। बच्चे टीवी देखने में मग्न है, चिल्ड्रन आर engrossed in watching TV, ओके। वैसे ही हम फिल्म देखने में मग्न थे, तो हम कैसे बोलेंगे? हम यानी कि we, हम बोलेंगे we, पास्ट है, एक मिनट, ये हमारा सेंटेंस पास्ट है, तो हम क्या लगाएंगे? we were, ओके। हम बोलेंगे we were engrossed in watching the movie। हम मूवी देखने में मग्न थे, we were engrossed in watching the movie। वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में मग्न है, तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे he is engrossed in talking to her GF। वह अपने GF से बात करने में मग्न है, he is engrossed in talking to her GF यानी कि गर्लफ्रेंड। वह अपनी ही दुनिया में मग्न है, ऐसे बोलते हैं ना, तुम तो अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हो,
तो वह अपनी ही दुनिया में मग्न है। मान लो गर्ल की बात करें तो हम बोलेंगे सी इज engrossed, she is engrossed in her own world। वह अपने ही दुनिया में मग्न है, सी इज engrossed in her own world। अगर ही रहता तो ही इज लगाते, यानी कि वो अपनी ही दुनिया में मग्न है। वह गाने सुनने में मग्न है, वह गाने सुनने में मग्न है, तो हम बोलेंगे ही इज engrossed, he is engrossed in listening the song, listening the songs। वह गाने सुनने में मग्न है, he is engrossed in listening the songs। रिया पढ़ने में मग्न है। कोई कोई बच्चा होता है ना, पढ़ने में पूरा मग्न रहता है, टॉप आना चाहता है, आराम से पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है, तो आप बोलना चाहते हो रिया पढ़ने में मग्न है, तो आप बोलना रिया इज engrossed, रिया इज engrossed in रीडिंग। इन प्रीपोजिशन है ना, इसके लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहे, ठीक है। रिया इज engrossed in रीडिंग, रिया पढ़ने में मग्न है। मैं पढ़ाने में मग्न हूँ, मैं पढ़ाने में मग्न हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम engrossed, I am engrossed in teaching, I am engrossed in teaching। मैं पढ़ाने में मग्न हूँ, I am engrossed in teaching। नेक्स्ट, तो जब भी आपको मग्न होना बोला जाएगा ना, तो वहाँ पे engrossed in का यूज करना है। ये हमारा 10th नंबर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें सारे सेंटेंसेस में नहीं बताऊंगी, क्योंकि लास्ट जो हमारा 10th नंबर स्लाइड रहता है वो आप लोगों के लिए रहता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस बता दे रही हूँ जिससे आपकी थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर होगी। देखिए, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का 2 मीनिंग होता है, लगभग या करते करते। जैसे कि वह लगभग 20 साल की है, अगर करते करते वह मरते मरते बचा, तुम गिरते गिरते बचे, यानी कि लगभग गिर ही चुके थे, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं कि तुम गिरते गिरते बचे, तो गिरते गिरते कोई काम करते करते या लगभग आएगा तो ऑलमोस्ट का यूज करना। सेंटेंसेस देखिए, दोनों टाइप के सेंटेंसेस ली हूँ जिससे आपके क्लियर हो जाए। दोनों एक ही है, लगभग या करते करते एक ही मीनिंग निकालता है, लेकिन दोनों का बोलने का तरीका अलग होता है। ऑलमोस्ट का यूज किया जाता है, जैसे वह लगभग 20 साल की है। अगर आपको बोलना हो वह लगभग 20 साल की है, तो आप बोलना सी इज ऑलमोस्ट, सी इज ऑलमोस्ट 20 years old। सी इज ऑलमोस्ट 20 years old मतलब वह लगभग 20 साल की है। वह लगभग गिर गया, लगभग गिर गया, ठीक है। वह लगभग गिर गया, तो आप बोलोगे ही ऑलमोस्ट fell, he almost fell। और एक तरह का सेंटेंसेस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने बोला वह लगभग गिर गया, और यहाँ पे देखिए वह मरते मरते बचा, वह मरते मरते बचा, है ना, मतलब कोई काम करते करते। इसे हम कैसे बनाएंगे, सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं है। सेंटेंस कितना अलग है ना, इसमें लगभग का यूज किया जा रहा है, इसमें कोई काम करते करते 2 बार जिक्र हुआ है। कैसे बनाएंगे, वह मरते मरते बचा, तो हम इसे बोलेंगे ही ऑलमोस्ट डाइड, मतलब वो मरते मरते बचा, यानी कि लगभग मर ही गया। ओके, तो ऐसे। अब आपका होमवर्क क्या है, मैं लगभग पहुंच चुका हूं, तुम लगभग जीत चुके थे। मैं फिसलते फिसलते बचा, वह गिरते गिरते बचा, वह फेल होते होते बचा। ये सारे सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो गाइस, इन सब की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसका अगर मैं आंसर दे पाऊंगी करेक्ट है या सही है या फिर रॉन्ग है, अगर मैं बता पाऊंगी तो कमेंट में बता दूंगी, वरना आपकी इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, वहां से आप मैच कर सकते हो कि आपने कितना सही बनाया है। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। गाइस, तो आज के इस वीडियो में भी हम लोगों ने 10 स्ट्रक्चर्स को कवर किया है, और लास्ट हमारा डे 17, ये हमारा क्या था, डे 16 था।
यस, ये हमारा डे 16 था। लास्ट हमारे डे 17 की क्लास होगी। हो सकता है उसमें 10 स्ट्रक्चर से ज़्यादा होंगे, 15 भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट डे सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।